हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर 1 का वन शॉट हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, और इसमें 4 से 5 तरह के ही मात्र क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। पहला आपका होगा, जो पहला है वो है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना। HCF यानी मासा ज्ञात करना। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा LCM तथा HCF ज्ञात करना। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका क्या है, √2, √3, √5 और उसके बाद √7 इस प्रकार की हो जाए तो इन्हें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना। √2, √3, √5, √7, आगे 11, ठीक है, को अपरिमेय सिद्ध करना। चौथा नंबर आपका हो जाएगा शांत अशांत संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, ये 4 प्रकार के हम लोग क्वेश्चन करेंगे वन शॉट में। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सन में आए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको क्या इसमें मिलने वाला है, क्या जानकारी मिलने वाली है, कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शुरू करें, अब क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरू करते हैं बच्चों पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वैसे इसकी 2 विधियां हैं, एक तो आपकी ये हो गई, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और दूसरी हो गई आपकी भाग विधि, और तीसरी हो जाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। 3 विधियां हैं, लेकिन इसमें स्पेशल कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका पहला नंबर है 135 और 225, ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है दी गई संख्याएं। अब जो संख्याएं हैं उन्हें लिख दीजिए। कौन सी हैं दी गई संख्याएं? 135 और 225। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। ठीक है, तो इसमें 225 ही है। जो 225 है वह संख्या बड़ी है और 135 ये संख्या छोटी है। अब हमारा आएगा स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले करना यह है कि छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। इधर बाहर बगल में आपको भाग दे लेना है अपने कॉपी के साइड में। 135 का भाग देंगे 225
55 में 255 कैसे हो गया, 225 है, ये 225 है, ठीक है, 225। पहली बार जब भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 135 आएगा, और घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, 1, यानी शेषफल आपका कितना आया, 90 आया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला चलता है, ठीक है। तो भाज्य किसको कहते हैं, जो बीच में है, जिसमें भाग दिया जाता है। तो आपका 225 जो है वो भाज्य है, भाजक आपका 135 है, 135, भागफल आपका 1 रहा, शेषफल आपका 90। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल नॉट 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा हमारा HCF होगा, ठीक है। फिर आगे प्रक्रिया हम बढ़ाएंगे, सेकेंड स्टेप सेकेंड आपका स्टेप आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जितना भी शेषफल आया है उसका फिर हम आगे भाग देंगे, जिसमें पहले जिसका हमने भाग दिया था 135 में, कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा। क्या 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि आएगा 90, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। फिर भी अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो इसे लिखेंगे भाज्य इस बार कितना है, 135 है, 135 बराबर भाजक 90 है, भागफल 1 है, शेषफल 45 है। तो इसको भी लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल नॉट 0, तो अभी बताना असंभव है कि कौन सा HCF होगा, ठीक है। अब थर्ड, फिर इसका हम आगे भाग देंगे, जिसका हमने पहले भाग दिया था उसमें भाग देंगे, तो 45 दूनी 90 हो जाता है, शेषफल आपका 0 आ गया। तो इस बार लिखेंगे कि भाज्य इस बार कितना 90 और भाजक 45 है गुणे 2 प्लस शेषफल 0 है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए जो भाजक है, इसलिए भाजक HCF होगा, अतः HCF बराबर कितना है, भाजक 45, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको पेपर में करना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ये आपका रफली काम नहीं है, ये जहां पर आपको क्वेश्चन करना है उसके जस्ट बगल में इसको लिख देना है, जस्ट बगल में आपका रहेगा। तो इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने इसका भाग देकर अच्छे से इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। ये आपको कर लेना है, और उसके बाद जहां पर कहीं पर ना समझ में हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वैसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको हम करते हैं रफ। क्या कर दें, इसको हम करेंगे रफ, उसके बाद फिर हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सेम टू सेम आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ही हमें दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करें दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, जिसमें लिखा गया 867 और 255। दूसरा नंबर दिया गया है 868 और
255। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याएं। तो जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें हम बता देंगे, दी गई संख्याएं क्या है? संख्याएं 868 और 255। तो लिखेंगे, बताएंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो जो बड़ी है उसकी तरफ बड़ा सा मुंह खुलेगा, जो छोटी है उसकी तरफ बंद रहेगा मुंह। अब फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले यहीं से इसको भाग देना शुरू करेंगे। इसका यह आ जाएगा 868। कितनी बार में भाग जा सकता है? देखिए, एक अंक यहाँ का छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ का छोड़ेंगे, तो 25 का 86 में भाग देंगे। 25 3 75, शायद 3 बार में चला जाए, तो 3 बार में इसको हम चेक करेंगे। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। हाँ, भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटा लेंगे, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। लेकिन शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल 0 आएगा तभी हम बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो भाज्य आपका इस बार 868 था, 868 बराबर भाजक आपका 255 है, भागफल आपका 3 है, शेषफल 102 है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल नॉट 0, तो शेषफल 0 तो है नहीं, तो बता सकते नहीं कि कौन सा एचसीएफ होगा। अब आगे स्टेप सेकंड। इस बार अब हमें 102 का जो भाग देना है, एक प्रकार से भाग विधि ही है, ये चल रही, इधर भाग विधि चल रही, लेकिन इधर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चल रहा है एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 255। अब इसका हम भाग देंगे, कितनी बार में लगभग जाएगा? 2 बार तो चला ही जाएगा, तो 2 बार हम ले जाकर देखेंगे। तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकन्नम 2, 204 बार गए, यानी ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा? 1 0, और इसके बाद ये 5 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा? कितना आ जाएगा? 5, यानी 51 शेषफल आया, तो 0 तो है नहीं। तो लिखेंगे भाज्य इस बार आपका 255 है, भाज्य बराबर भाजक आपका 102 है, भागफल 2 है, लेकिन शेषफल आपका 51 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल नॉट 0, तो अभी भी नहीं बता सकते एचसीएफ क्या है। अब आगे स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड यही प्रक्रिया अपनाएंगे। 51 का भाग इस बार 102 में देंगे, 102 में, जो कि 2 बार में पूरा चला जाएगा, पूरा का पूरा 2 बार में कट गया, शेषफल 0 आया। तो लिखेंगे भाज्य आपका 102, भाजक आपका 51 है, भागफल 2 है, लेकिन शेषफल 0 है। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए भाजक ही एचसीएफ होगा। जिसका भाग चला जाता है ना, जिसका हम भाग देते हैं, वही एचसीएफ हो जाता है। तो लिखेंगे अतः
HCF बराबर 51। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे का आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हर सोमवार हर चैप्टर का 1 शॉट मिलता रहेगा। हर सोमवार को 10 बजे आपको 1 शॉट मिलता रहेगा। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे ये आपका वास्तविक संख्याओं का 1 शॉट चल रहा है, रियल नंबर पहला चैप्टर। दूसरा आपका अगले सोमवार को बहुपद का 1 शॉट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। सारे के सारे चैप्टर हम एक तरफ से करते चलेंगे। जो भी 14-15 चैप्टर है, पहले तो 15 थे शायद आपके, और कौन सा हट गया है आपका, जो रचनाएं थी वो रचनाएं हटा दी गई हैं, पूरी तरह से रचनाएं हटा दी गई, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे 1 शॉट के रूप में। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, पहले का दूसरा नंबर। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए और समझिए। क्वेश्चन 2 और 3 देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2019 और 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये जो आपका चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएं, इसमें से 4 से 7 नंबर फिक्स होते हैं आपके, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स क्वेश्चनों के नंबर होते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 100% आप लिख कर रख लीजिए कि HCF और LCM ज्ञात करने के लिए पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी यही कहा गया है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चनों को हम आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, सॉल्व 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को आप इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चनों को इस प्रकार से गुणनखंड विधि से कर लीजिए। ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर आपका 3 आ जाएगा, आपका 1 तो है ही। इसी प्रकार से 72 का भी आपको कर लेना है, 72 गुणनखंड करेंगे तो 2 से छोटी छोटी संख्या से काटना, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 अटे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 त्रिक 9, अब आ जाएगा 3 से, 3 एक अन्नम 3। इसी प्रकार से 120 को भी ऐसे काट लेना है। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 एक अन्नम 5। अब लिखेंगे कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हुआ है, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 × 3 × 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 72 का कितना है, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2 गुणे 3 आपके 2 बार हैं, 3 × 3 × 1, और 120 का जो गुणनखंड आया है वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 1। अब इसका हम LCM और HCF निकालते कैसे, सबसे खास बात ये, सबसे पहले हम लिखेंगे HCF। HCF वह संख्या है जो तीनों में से कॉमन आ जाए। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए मिलाइए, 2 यहाँ भी है,
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 2 हमको लिख लेना है। ठीक है, अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। अब क्या इसमें कोई संख्या ऐसी है क्या जो मिल रही हो सभी में? नहीं मिल रही, तो फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 तिहाई 6 ये आपका एलसीएम हो, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे आएगा? एलसीएम देखिए, एलसीएम 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 कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। एलसीएम निकालना तो और भी आसान, इससे आसान पहले वाली संख्या के सारे नंबर लिख लीजिए, आराम से लिख लेना है। दिया जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। अब आपने क्या नहीं लिखा इन सभी संख्याओं में से? एक आपने 2 लिख ही लिया है, अभी आपने 2 नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 ही है, तो अभी आपने 2 अभी और नहीं लिखे हैं, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर तो एक 3 था, यहाँ भी एक 3 था, एक 3 आपने लिख लिया। अभी आपने इस 3 को नहीं लिखा, तो इस 3 को भी लिख लेना है। यहाँ पर भी 5 है, आपने 5 को भी नहीं लिखा, यानी सारे के सारे नंबर आपको ले लेने हैं, सारे नंबर आपको लिख लेने हैं जो भी आपने नहीं लिखा है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। जैसे सबसे अधिकतम घात, एक प्रकार से घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पर 2 कितने हैं? 3 2 हैं। कितने हैं? 3 2 हैं, तो हमने 3 2 लिख लिया, 1 2 3। अधिकतम 3 कितने हैं? 2 है, तो 1 2 हमने लिख लिया। ठीक है, 1 तो सभी जगह लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने लिखा क्या नहीं इन सभी में से? ऐसा कौन सा नंबर जिसको नहीं लिखा? वो है आपका 5। अब 5 को भी हमने लिख लिया। अब इसका आपस में कराएंगे मल्टीप्लाई। आपस में मल्टीप्लाई कराने पर पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है। यहाँ से देखिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 24। ये हो गया आपका 24 मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 3 5 15, ये हो जाएगा आपका 15। आपस में इनका मल्टीप्लाई करें, 15 चौक 60 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36, यानी 360 आपका हो जाएगा एलसीएम और 6 आ जाएगा आपका एचसीएफ। अब बताइए कोई डाउट बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। अब शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 3। तीसरे को सॉल्व करें, 26 और 91 दो ही संख्या दी गई हैं, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 ये रहा आपका 26, इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 तिहाई 6। अब 13 तो संख्या अभाज्य, 13 से ही कटेगी। और उसके बाद एक संख्या आपकी 91 है, 91 कितने से काटेंगे? 13 से काट सकते हैं, 13 सते 91, 7 से काट सकते हैं, 7 1 7, यानी हमने 26 को क्या लिखा? 26 को लिखा 2 गुणे 13 गुणे 1। 91 को हमने क्या लिखा? 7 गुणे 13 गुणे 1। अब यहाँ पर हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ। और हमें क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए एचसीएफ एलसीएम निकालना कितना आसान है। दोनों में क्या मिल रहा है? एक तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक हम यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या मिल रहा? 13 मिल रहा, बाकी तो और कुछ मिल नहीं रहा। तो 13 1 13, 13 आपका हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम पहली संख्या के सारे नंबर आपको लिख लेने हैं, 2 गुणे 13 गुणे 1। अभी आपने लिखा क्या नहीं? 1 लिख लिया, 13 लिख लिया, 7 नहीं लिखा, इस 7 को भी लिख ले। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल हो जाएगा आपका 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 182 आपका एलसीएम होगा और 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा।
बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट हुआ क्या? इतना आसान, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना। छोटी क्लास से आप पढ़ते चले आए हैं। कौन सी क्लास से? ये क्वेश्चन आपको छोटी क्लास यानी कि शायद लगभग 5 से मिलना शुरू हो जाते हैं, 4 या 5 से ही ये मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बताइए हाई स्कूल में इनको दे दिया है, तो ये तो आपके फ्री फोकट के नंबर हो गए। आराम से इनको सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वहां पर क्वेश्चन के नंबर बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। यानी कि आपको यही विधि इस्तेमाल कर देनी है, ठीक है। जहां पर कह दे अभाज्य गुणनखंड विधि। उम्मीद है बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन लेंगे, वो भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आए? 2019 में, 2022 में, 2023 में, और ये 2020 में, 22 में, 23 में, यानी लगातार ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें दोनों में एक ही बात है, चाहे वो √2 कह दे, चाहे √3 कह दे, हमें सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता ही है कि √2, √3, √5, √8, √11 ये सारे के सारे रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले में क्या करना होता है, हम यहाँ पर जो लिखा गया कि परिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं कि ये जो √2 है ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम a/b यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, और 5वें को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है, बाकी सेम टू सेम एक ही बात रहती है। तो शुरू करेंगे सॉल्व नंबर 4 से, सॉल्व 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे माना आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। किसको? जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √2 हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे √2 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b = 0। अब ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, ये भी सबसे खास बात है। सबसे खास बात तो यही है, a व b सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि a और b का जो, यदि हम a और b में भाग दें, डिवाइड दें, तो वो भाग पॉइंटों में जाए, यानी कि पूरी तरह से कटे ना, यानी इन दोनों संख्याओं का मात्र एक ही कॉमन है, यानी HCF एक आएगा। सबसे खास बात ये है कि a और b के यदि HCF निकालेंगे तो HCF एक आएगा, ठीक है। बस ये मोटा मोटा है। और b = 0, यदि हम b को 0 के बराबर दिखा दें तो संख्या बटे 0 अनंत ही हो जाएगी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई भी मासा नहीं होगा। ये सबसे इसमें बड़ी बात होती है। ठीक है, अब इसका लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर a बटे b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, जो 2 है वो a स्क्वायर को काट देगा, विभाजित कर देगा। तो लिखेंगे चूंकि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। ऐसा हमने क्यों लिखा? सबसे पहले ऐसा हमने क्यों लिखा, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लेते कि 5 है। अब ये 5 जो है, ये 5 जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये 2 है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या a को विभाजित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे मान लो जो 5 है वो किसको विभाजित करेगा? 25 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल विभाजित करेगा। तो क्या जो 5 है वो 5 को विभाजित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उसके एक सिंगल घात को भी वो विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद अब लिखेंगे, माना, अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है, माना a बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। ऐसा हमने क्यों माना है? जो a है, ये कोई ना कोई एक पूर्णांक होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 रखना है क्योंकि ये आपका √2 है। जैसे मान लो हमने √3 ले लिया ना, अगर यहाँ पर √3 होता तो a की जगह पर 3m हम मानते। क्या मानते? 3m। बस ये आपको ध्यान देना है। तो लिखेंगे a बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो अब आगे हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, अब a की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2m रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 2m, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2m रखेंगे तो 2m का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ये आपका बनेगा समीकरण 2। अब ये जो जो 2 है, इस b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 2b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसलिए तो b को
भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक तो ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे ही मेन बात है। लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से हमें ये जानकारी मिली है, जो दो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, या जो दो है वो ए को विभाजित कर रहा है, और जो दो है वो बी को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ पर ये माना था कि ए और बी ऐसी दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF मात्र एक है, वो एक के अलावा किसी से कट ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पर एक और दो से ये पता चल रहा है कि ये ए और बी दो से भी कट रही हैं। तो हमने जो माना था वो परिकल्पना तो गलत सिद्ध हो रही है। बस यही यार हमारा पूरा खेल सिद्ध हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से दो ए व बी का क्या है, HCF है, HCF है, या बोल सकते हैं गुणनखंड है ए और बी का। ठीक है, ए व बी का HCF है, जो ए तथा बी दोनों को, ए व बी दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये वाली हमने परिकल्पना मानी थी कि ए और बी का सहअभाज्य, ए और बी क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है। तो ये तो क्या हो गई, सहअभाज्य है, ए और बी क्या है, सहअभाज्य है। तो ये हमारी परिकल्पना क्या हो गई कि गलत साबित हो गई। इसकी वजह से, दो की वजह से, क्योंकि दो जो है ए और बी दोनों को काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे जो ए व बी दोनों को विभाजित करता है, अतः यह हमारी कल्पना को या परिकल्पना को गलत सिद्ध करता है। क्या करता है, गलत सिद्ध करता है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही। और जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही करना, बस केवल आपका नंबर बदल गया। बस क्या करना है, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां नंबर है उसको इसी में समझा देते हैं। ठीक है, चले अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको जो नंबर बदलने हैं ना, वो नंबर बस केवल चेंज करने हैं। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लिखना है माना √3 एक परिमेय संख्या, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3। अब इसका आप वर्ग करेंगे, यहाँ पर आपका √3 रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 3, और ये भी जहाँ जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है वहाँ केवल और केवल 3 लिख जाएगा बस। और यहाँ पर भी आपको 3 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा, इस जगह पर ये भी आपका 3 लिखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। ये आपका 3 रहेगा, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा, 3। तो लिखेंगे चूंकि 3 क्या है, बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, जो 3 है वो बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से जो 3 है
वो ए व बी का HCF है जो कि ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। अतः यह हमारी परिकल्पना को गलत सिद्ध करता है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लो इस √3 की जगह पर √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, √11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी परिभाषा यही रहेगी, सेम टू सेम, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 100% ऐसा क्वेश्चन एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन में देखिए कितनी बार एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड 2023 ईबी मतलब पेपर का कोड होता है, ठीक है। आप चाहे तो कोई पेपर का कोड हो तो उसमें आप सर्च मतलब देख सकते हैं, ठीक है। और 2020 में 2022 में ये यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ है, 2020 और 23 में आए हुए दोनों क्वेश्चन है। दोनों बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये होते हैं। इसके जस्ट पहले वाला जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था उसकी तुलना में और भी आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो लिखेंगे सॉल्व 6, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इसमें कहा कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जस्ट इसका विपरीत मान लेते हैं कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5 + √3 बराबर a/b। अब इस 5 को धन से हम ऋण में भेज देंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर a/b -5, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इसको बना देते हैं समीकरण 1। इसके बाद बस थोड़ा सा क्या करना है कि ये a और b क्या है यहां पर हम लिख भी देंगे इस जगह पर, जहां a व b यहां पर लिखें a व b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और b = 0, ये ठीक है। ये आपको लिख लेना है। अब आपको पता है कि a और b क्या है, a और b क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो लिखेंगे a व b परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय। यहां पर इस प्रकार से ना लिख के ऐसे लिखें a b और -5 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्याएं होंगी, अंतर भी परिमेय
संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जब a और b परिमेय संख्या है तो a बटे b तो परिमेय संख्या है ही, और उससे 5 जो घटाएंगे भी तो वो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी दो संख्या रैंडम कोई भी ले लीजिए, मान लेते हैं कि 2/5 है, और या तो आप ले लें 7/5 है। इस प्रकार से आप इसको घटाएंगे भी तो माइनस का 5/5 यानी कि माइनस का 1, और माइनस का 1 परिमेय संख्या ही है। यानी कोई भी दो संख्याएं हों, यदि उन संख्याओं को हम घटाएं या जोड़ें या गुणा करें भाग कुछ भी करें, वो परिमेय संख्या हो, तो यह समझ लीजिए कि उनका अंतर, यानी कि दो परिमेय संख्याएं हो तो उनका अंतर, योगफल, गुणनफल, भागफल सबका सब क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि ए बी और -5 परिमेय संख्या है, इसलिए इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? जब ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, तो इसके बराबर में जो ये भी परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल ठीक है, तो हमने यही लिखा कि इसलिए ये चौकी का निशान है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए कौन सी संख्या? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपको एक बात पता है, किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि किसी अपरिमेय संख्या का योग हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मान लो ये आपका 5 + √3 तो है ही, एक ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ दीजिए, या परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, समझ लीजिए को वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहां पर है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसा ही आपको बस यहां पर आपका चेंज रहेगा बस, बाकी सेम टू सेम आपका रहेगा। अब इसकी जगह पर कोई और संख्या आ जाए, मान लो इसकी जगह पर एक संख्या आ जाती है 3 + √2, जो कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2020 में, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 2 + √3, और ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 2022 में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व होंगे। आप घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिए, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। इन संख्याओं की जगह पर, इस संख्या की जगह बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस और कुछ भी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छठा नंबर एक और इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर तो प्लस या माइनस हो रहा संख्या है, यानी किसके, परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ, या परिमेय संख्या के साथ या अपरिमेय संख्या के साथ आपस में दोनों क्या हो रहा, या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा, या तो डिवाइड नहीं, यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या का गुणा हो जाए इस प्रकार से, या 2√3 आ जाए, तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे, तो अब आगे आने वाले क्वेश्चनों में इन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार सर में पूछे गए हैं।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलें इसके बाद 6 और 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कहा गया कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करना है हमको। ठीक है, और देखिए सन में कितनी बार आया, 2020 में, 21 में, 22 में, लगातार आता जा रहा। और ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पर दिया गया है उसे पहले विपरीत मान लेंगे। क्या मानेंगे कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमें विपरीत मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 बराबर a/b। और यहाँ पर a और b हैं क्या, a और b क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इक्वल नॉट 0। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब यहां पर हम एक काम करने वाले हैं। क्या काम करेंगे, इस 3 को गुणे से भाग में ले आएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर a/3b। इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि a/b परिमेय संख्या है, इसलिए a/3b भी परिमेय संख्या होगी, और अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कौन सी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मेट से इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले को क्वेश्चन नंबर 9 को आपको होमवर्क पे ट्राई करना है।
ठीक है, आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपका और बन जाता है, कौन सा? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या जो है वो परिमेय वो क्या कहते हैं, वो परिमेय जो क्या है कि शांत दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, वो एक लास्ट क्वेश्चन आपका और बच जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लीजिए। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में यही कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए शांत अशांत है क्या। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में हम डिवाइड दे रहे हैं, मान लो छोटी से छोटी संख्या हम 12 ही मान लेते हैं और उसमें हम 5 का भाग देना चाह रहे हैं। किसका भाग? 5 का। 5 का भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, 2 आता है, दशमलव लगाते हैं 0 आता है और ये 4 बार में कट जाता है, यानी शेषफल 0 आ रहा। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें शेषफल 0 आ जाए उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, इसी जगह पर एक संख्या आपको मिल जाए कि आपको एक का भाग कोई एक बड़ी संख्या ले लीजिए, ले लेते हैं 3 का भाग हमें 11 में देना है। 3 का भाग 11 में देना है तो देकर देखते हैं। तो 3 त्रिक 9 आएगा, आपका 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18, फिर 2 आएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 2 छंग 18। इस तरह ये चला ही जाएगा, इस तरह डैश डैश चलता ही रहेगा, यानी इसमें शेषफल 0 आने वाला नहीं है। तो फिर ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये रही आपकी लंबी प्रक्रिया, यानी भाग देकर हम पता कर रहे हैं कि इसमें शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, ये आपकी पहली प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इससे भी छोटी प्रक्रिया हम जानेंगे। इसमें यही बात कहा गया है, ठीक है, कि छोटी प्रक्रिया यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें इसको बताना है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, 5 क्वेश्चन है, ये शांत है या अशांत है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आप समझ लीजिए, उसको ट्रिक बोलिए या सीधे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि जो हर है, हर में 2 व 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो तो संख्या शांत प्रसार है। कैसा है? प्रसार शांत है। संख्या प्रसार शांत है। और यदि कोई है तो 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या है तो फिर वो दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा अच्छा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों? सबसे मेन कारण ये है क्यों ऐसा होता है। यदि किसी संख्या मान लो 13 है, या मान लेते हैं कोई संख्या हम 19 ही मान लेते हैं, इस 19 में 2 है या 5 है, 2 है या 5 है या दोनों है, तो ये मिलकर एक 0 का निर्माण करते हैं। किसका? 0 का। देखिए 19/10, एक 0 का जैसे निर्माण हुआ, एक जीरो की वजह से एक अंक पहले हम दशमलव लगा सकते हैं और भाग इसका पूरा पूरा चला गया। यानी कि ये 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम डिवाइड किसी भी संख्या में दें तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, अन्य और कोई भी संख्याओं का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, बस यही मेन कारण है कि हर जो है वो 2 और 5, यानी जो हर है वो किस रूप का होना चाहिए वो जान लेते हैं।
हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये मोटा मोटा आपको समझना था बस। अब समझ लीजिए पांचों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो। देखिए समझिए, ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए नंबर, इसका जो हर है इसमें लिखें 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। इसका जो हर है वो इस रूप का है कि नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो लिखेंगे यहाँ पर हर, लिखेंगे हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। कितनी घात है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इससे कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये रहा ए नंबर। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर, इसमें क्या है, बी नंबर में 13/3125। अब सबसे पहले ये इसके रूप का दिख तो रहा नहीं, तो इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड करने के बाद पता चलेगा कि ये इस रूप का है या नहीं है, ठीक है। इसका बाहर आपको रफली कर लेना है 3125। किससे भाग देना, इकाई अंक 5 दिख रहा तो 5 से ही भाग देंगे। तो 5 से भाग देते हैं तो 5 × 30, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 5 × 9 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 13/2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब बताइए कि आपको सी डी ई करने में कोई समस्या होगी क्या। ये तो साफ सुथरा दिख रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका और इसका तो ये भी साफ सुथरा दिख रहा है कि इसमें ये 4 का है, क्या है 16, 4 × 4 लिख सकते हैं, डबल 0 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 25 × 4 लिख सकते हैं। यानी 2 और 5 के अलावा 4 और के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। ये भी आपका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, गुणनखंड करके देखेंगे कि आपका जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है या नहीं। 2 और 5 के अलावा कोई भी और तीसरी संख्या आ जाती है तो समझ लीजिए कि वो आपकी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है इसमें। उम्मीद है बच्चों कि आपका वन शॉट आज पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो प्रश्नावली कौन सी थी, फर्स्ट प्रश्नावली थी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके 3 से 7 नंबर फिक्स होते हैं, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। तो
तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल की यानी कि कल तो क्लास हो नहीं पाएगी, ये 1 शॉट सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं, अब अगला आने वाला बहुपद चैप्टर है, ठीक है। बहुपद चैप्टर का पहले हम क्या बनाएंगे, पहले उसके MCQs सॉल्व करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद उसके बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हर सोमवार को 10 बजे सुबह आपको 1 शॉट मिल जाया करेंगे। कोई भी चैप्टर होगा उसके 2 1 शॉट मिलेंगे, एक आपका MCQs होंगे, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले सोमवार में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।